Welcome to Marudhar online classes. Today our topic वर्ण विचार in हिंदी सब्जेक्ट। वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। मूल ध्वनि मीन्स मुख्य ध्वनि जिससे भाषा का विकास होता है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि लता पढ़ती है। जैसे लता शब्द है, लता का मैंने वर्ण विच्छेद किया है कि ल प्लस ए प्लस तय प्लस आ, यानी इस शब्द के अंदर लय सबसे छोटी ध्वनि है, अर्थात इस लय को हम इससे अधिक और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। तो मुख्य रूप से क्या हो गई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जैसे यही वर्ण है। इसी तरह मैंने पढ़ती शब्द है उसका भी वर्ण विच्छेद किया है, पे प्लस ए प्लस डे प्लस ए प्लस तय प्लस ई, है प्लस ए, है लता पढ़ती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण होते हैं जो सीक्वेंस में होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध। मान लीजिए जैसे ए आ ई उ, इस तरह से, ऐसे नहीं कि पहले आ गया फिर उ आ गया फिर री आ गया फिर क्या आ गया, ये अव्यवस्थित समूह है। यानी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। यानी ये जो 44 वर्ण हैं इनको दो भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। स्वर कौन कौन से हैं देखिए हिंदी वर्णमाला में, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 हैं स्वर हैं। हम वर्णमाला के अनुसार ही चलते हैं, बताते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ 44 से अधिक अक्षर होंगे, लेकिन हम यहाँ किसे काउंट करेंगे, किसको गिनती में लेंगे? केवल स्वर और व्यंजन को ही लेंगे। आगे इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोग्यवाह क्या होते हैं। अब अयोग्यवाह वर्णन है जैसे अंग है। अंग का अनुस्वार होता है, यानी ये अनुस्वार वर्ण है। अंग अनुनासिक है और है विसर्ग, यानी इसका उच्चारण है की तरह होता है। अब देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में, जैसे कै ख ग घ न। इन सभी को हम किस में रखते हैं? कै वर्ग में रखते हैं। यानी कै से लेकर न तक सारे वर्ण किस में आते हैं? कै वर्ग में आते हैं। इसी तरह से देखिए च छ ज झ य, च से य तक च वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट देखिए ट वर्ग में, ट ठ ड ढ ण, ये सभी ट वर्ग में आते हैं। त वर्ग में देखिए त थ द ध न, ये सभी त वर्ग में आते हैं। इसी तरह देखिए प वर्ग में प फ ब भ म, ये सभी प वर्ग में आते हैं। यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक जितने भी ये सारे व्यंजन हैं ये किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और ये जो बिकता इनके अंत में, यानी हर वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे अक्षर अनुनासिक में आते हैं। पांचों ण ञ न म, ये किस में आते हैं? अनुनासिक आते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से कि अंतस्थ किसे कहते हैं, ऊष्म किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श श स है। संयुक्त व्यंजन क्षत्रिय त्र ग श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मीन्स दो वर्णों से मेल से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अन्य व्यंजन ड ढ, देखिए ये ट वर्ग की तरह ही हैं, लेकिन इनमें
नीचे नुक्ता लगा हुआ है, अन्य व्यंजन है ये। अन्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ना कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। आगत ध्वनियाँ वो हैं जो वर्ण दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं और जिनको हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिया है। जैसे ओ, ये ध्वनि ओ में उच्चारित होती है। ओ, ज, फ, ग, ख। इन चारों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं स्वर। कि जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना अर्थात स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से कैसे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना, उन्हें स्वर कहते हैं। कैसे? स्वरों के उच्चारण में हवा, कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ इत्यादि के कारण नहीं रुकती, बल्कि सीधा कंठ से बाहर आती है। इसको हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इसको हम यानी हम इनको बोल के देख सकते हैं कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्राणवायु है, यानी जिसके द्वारा हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, वो हमारे मुंह के अंदर कहाँ किससे टकराती है, यानी जीभ कहाँ टकराती है, दांतों से टकराती है, ओष्ठों से टकराती है, इस तरह से। तो देखिए हिंदी में 11 स्वर हैं, क्या भी बताया था, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। हिंदी में ये 11 स्वर हैं। इनका उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है, यानी इनको बोलने के लिए अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अन्य ध्वनियाँ, यानी ध्वनि का लिखित रूप ही क्या है बेटा? वर्ण है। जो ध्वनि होती है, जैसे ए है, हमने बोला ए तो वो ध्वनि हो गई, लेकिन जैसे ही हमने इसको लिखा, लिखित रूप दे दिया, तो ये वर्ण हो गया। अब जो स्वर होते हैं उनको भी भेदों में विभक्त किया गया था, अर्थ उसके भी भेद किए गए हैं। तो मुख्य रूप से हिंदी में 2 ही भेद हैं, यानी प्राचीन समय में हम इनके 3 भेद करते थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन प्लुत स्वर बहुत ही कम प्रयोग होता है, यानी प्राचीन समय में प्रयोग होता था। मुख्य रूप से स्वरों के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? देखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, यानी मूल मीन्स इनकी रचना अपने आप है, ये किसी भी ध्वनियों से मिलकर नहीं बने हैं। इनकी संख्या 4 है, जैसे ए, ई, उ, री। मूल रूप मीन्स होता है बेटा, अब हम इनको इससे अधिक डिवाइड, विभक्त नहीं कर सकते। यानी अगर हमें कोई कहे कि ए के टुकड़े कीजिए या ई के टुकड़े कीजिए, तो इससे छोटे और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ये इनका मूल रूप है। इनसे और जो स्वर हैं उनका निर्माण हो सकता है, लेकिन अगर पूछे कि ए का निर्माण कैसे हुआ, तो ए अपने आप में, ई, उ और री ये अपने आप में ही मूल ध्वनियाँ हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी इन स्वरों को बोलने में हमें जितना समय लगता है, उससे दुगना समय जब हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसमें इससे 2 गुना समय लगेगा। जैसे हमने बोला ए, फिर हमने बोला आ, तो ए में जितना समय लगा उससे अधिक हमें आ में समय लगा। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है, यानी इनका निर्माण, इन दीर्घ स्वरों का निर्माण मूल स्वर से ही हुआ है। जैसे आ प्लस आ, ए प्लस ए, आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ए प्लस ई, ए, इस तरह से। अब देखिए अयोग्यवाह। अयोग्यवाह क्या होते हैं? जो अयोग्यवाह वर्ण होते हैं, ये वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, परंतु इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अंतर केवल इतना है कि व्यंजनों में उच्चारण के बाद स्वर आता है, जबकि अयोग्यवाह में उच्चारण के पूर्व स्वर आता है। जैसे अंग, अह,
अंग। यानी जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो जैसे क है तो क प्लस ए फिर होगा पूरा कै। लेकिन अयोग्यवाह में क्या है, पहले स्वर आएगा उसके बाद अयोग्यवाह वर्ण आएगा। देखिए अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? अनुस्वार का चिन्ह ये है, जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे अंगूर, कंगन, संशय। तो जैसे हमने अंग बोला, कंग बोला, संशय बोला, तो इन वर्णों के अंदर हवा कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। अनुनासिक में देखिए, अनुनासिक में देखेंगे हम कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। ये बेटा हम प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, कैसे हम वर्णों का उच्चारण करेंगे कि हवा कहाँ से निकल रही है कहाँ से नहीं, तो हमें समझ में आएगा। अनुस्वार क्या होते हैं अनुनासिक? जैसे आँखें, मुंह, गाम आदि। विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग ऐसे लगाया जाता है। विसर्ग इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं बेटा? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से जो कि त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसे अतः, प्रातःकाल, पुनः इत्यादि। यानी इस विसर्ग का उच्चारण है की ध्वनि में होता है। अब आगे हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा दांत, जीभ, कंठ, ओष्ठ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अब व्यंजन के भी प्रकार किए गए हैं। जिस प्रकार से स्वर के 2 भेद होते हैं ना, इसी प्रकार व्यंजन के 3 भेद होते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। अब आप जो स्वर होते हैं और ये जो व्यंजन होते हैं कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। आप इनकी काउंटिंग करना, इनकी गिनती करना, टोटल कितने हो जाएंगे? 44 ही होंगे। अब देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कि जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थान कौन से हो गए? जैसे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे भी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हो गए? तो क से मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। मैंने आपको पीछे बताया था व्यंजन, तो उसमें भी मैंने बताया है कि क वर्ग से लेकर और पै वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है? मैं है। तो वहाँ तक के सारे अक्षर, बेटा वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण, अक्षर, ध्वनि तो उसका बोलने का रूप है। अर्थात हम जैसे कै बोला तो वो ध्वनि हो गई, कै की ध्वनि हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने इसको लिख दिया तो ये वर्ण हो गया। तो हम वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। इसमें ये नहीं कहा गया है कि स्पर्श ही नहीं करती, पूर्णतः यानी पूरी तरह से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, नहीं छूती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। 4 कौन कौन से है संख्या में? ये र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? देखना, ऊष्म का अर्थ है गर्म। हम सभी को जानते हैं कि ऊष्म का अर्थ गर्म होता है। कि जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन से हैं वो? श, श, स है। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ तक अगर हम काउंटिंग करेंगे, इनकी गिनती करेंगे तो ये 44 वर्ण हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के
परस्पर, संयोग, संयोग मीन्स जोड़ना भी होता है, मेल भी होता है, से बने अक्षर को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैंने अभी बताया अक्षर या वर्ण एक ही हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इनकी संख्या 4 है, क्षत्रय, त्रय, गय और श्रय। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि 4 संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन पहले बताइए। इनकी डेफिनेशन यानी इनको विस्तार से बताया जा रहा है कि अब जब दो व्यंजन मिलते हैं, दो वर्ण मिलते हैं, तो उनमें कैसे रूप परिवर्तन होता है, अर्थात ये जो क्षत्रय, त्रय, गय और श्रय किन किन वर्णों के मेल से बने हैं ये हम जानते हैं। देखिए जैसे क्षत्रिय बना है कै प्लस श्रय, बेटा इसमें हमने कै पे हलंत लगाया, इट मीन्स ये आधा है, और शय हमने पूरा लिखा है, इसका अर्थ इसमें ए की ध्वनि समाहित है। इसी तरह त्रय देखिए, त्रय में तय आधा है, रे पूरा है, इसमें अगर हम रे को आधा करेंगे तो इसके नीचे हलंत लगा देंगे, आगे हम ए की ध्वनि लिख देंगे यानी ए वर्ण लिखेंगे। इसी तरह से गय देखिए, गय में देखिए मैंने 2 वर्ण लिखे हैं यहाँ पे, अगर हम इसका पुराना प्राचीन रूप देखें तो ये गय न होकर जय की ध्वनि में उच्चारण होता था। ध्यान दीजिए, गय न होकर जय की ध्वनि में यानी जय प्लस न। अब कौन सी ध्वनि में उच्चारित होता है, जय प्लस ये, यानी ये दोनों रूप ही इसके सही हैं। नेक्स्ट है शय प्लस रे, श्रेय, यानी कहीं कहीं हमें इसका ये रूप देखने को मिलेगा गय का, और कहीं कहीं हमें ये रूप। लेकिन अगर अब मुख्य रूप से देखा जाए तो हम अब जैसे जो बुक आ रही हैं उसमें हम देखेंगे तो गय प्लस ये गय होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, ध्यान दीजिए। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, ये उच्चारण के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प मीन्स थोड़ा, महा मीन्स ज़्यादा। अल्प प्राण किसे कहते हैं, देखिए अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यरलव। अब जैसे हम कै वर्ग ही लेते हैं तो कै वर्ग में पहला हम बोलेंगे कै, फिर गै और फिर ण। इसी तरह यानी आप बोल के देखिए कै और ख, यानी ख में हमें अधिक प्राण वायु की आवश्यकता था तो अधिक बल देना पड़ता है, तो वो महाप्राण होगा। ध्यान दीजिए, यानी सभी में प्रत्येक वर्ग का, यानी कौन से वर्ग का, कैसे लेकर पै वर्ग तक सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यरलव। यरलव क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ना कि उसमें ध्यान रहे यरलव अंतस्थ व्यंजन है। ये किस में आते हैं, ये अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और श, श, स है महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए ऊष्म व्यंजन है, जैसे इनका उच्चारण करते हैं तो वायु कैसे निकलती है, गर्म होकर निकलती है। गर्म कैसे निकलती है, इनमें अधिक श्वास वायु की मात्रा लगती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जैसे ख, चौथा घ। इसी तरह च वर्ग का देखिए, जैसे च, छ, छ दूसरा वर्ण हो गया, झ चौथा वर्ण हो गया। तो जैसे आप वर्णमाला लिखी हुई देखेंगे और उनका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की मूल ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, अर्थात किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हम अभी देखेंगे थर्मस, तो थर्मस कैसे बनाया है, थ प्लस ए प्लस रे प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस स प्लस ए। ध्यान रहे जो स्वर होते हैं उन पे हलंत नहीं आएगा। हलंत किस पे आएगा, केवल व्यंजन पे ही हलंत आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे पुनः शब्द है तो पै प्लस ऊ, छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ आ गया यहाँ पे, न प्लस अह है ना कि ए, क्योंकि विसर्ग लगे हुए हैं पुनः। अब हलंत देखिए, हलंत किसे कहते हैं कि सभी व्यंजनों में एक की ध्वनि निहित होती है। जितने भी व्यंजन हैं कैसे लेकर है तक सभी में एक की ध्वनि निहित होती है। उसके बाद तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। यदि व्यंजन स्वर रहित हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। देखिए मैंने जो फर्स्ट पेज है मैंने आपको बताया है कि व्यंजन कौन से होते हैं, उसमें मैंने आप देखना कि सभी के नीचे तिरछी रेखा लगी हुई है। तो इस तिरछी रेखा को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। हलंत का अर्थ होता है कि अब वर्ण आधा है।
बेटा अभी हमने पढ़ा कि उच्चारण के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थानों के आधार पर कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनका उच्चारण कैसे होता है। तो देखिए ये वर्ण है, ये कर्म है, जैसे ए और आ और पूरा कै वर्ग है, यानी विसर्ग भी शामिल है इसमें और है भी इसी में शामिल है। अगर इनका पूछा जाए, जिस आपसे पूछ लिया जाए कि अलग से कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ। घ कैसा वर्ण है? कंठ है वर्ण है। घ कैसा वर्ण? उच्चारण स्थान कंठ है, वर्ण कैसा है? कंठ वर्ण है। आ गए समझ में? इसी तरह देखिए सेकंड में, जैसे तालु। तालु क्या होता है? जो हमारा मुख होता है उसमें ऊपर का हिस्सा होता है, उसको तालु कहते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे, आप इनका उच्चारण करके देखना कि हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श कर रही है। तो जहाँ जिह्वा स्पर्श करेगी, जैसे हम च, छ, ज, झ, य, ई, य, श, यानी इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, जहाँ हमारी जीभ हमारी स्पर्श कर रही है, वही क्या है? हमारा मुख में तालु है। इसी तरह देखिए री और ट पूरा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान है मूर्धा। अगर पूछ लिया जाए कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा। अगर पूछा जाए कि ट वर्ग किस प्रकार के वर्ण है, तो मूर्धन्य वर्ण है। ध्यान दीजिए, मैंने ओब्लिक करके निशान लगा के लिखा है। अगर वर्ण पूछे जाए कि क वर्ग में कैसे वर्ण है, तो कंठ वर्ण है। च वर्ग में कैसे वर्ण है? तालव्य वर्ण है। ट वर्ग में कैसे हैं? मूर्धन्य। अगर इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए, तो उच्चारण स्थान जैसे इसका हो गया कंठ, इसका हो गया तालु और इसका हो गया मूर्धा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे तय वर्ग है। तय वर्ग और ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। आप बोल के देखिए, जब आप तय वर्ग का उच्चारण करोगे तो आपकी जो जीभ है वो आपके दांतों को स्पर्श करेगी। नेक्स्ट है ओष्ठ, यानी होठों से बोले जाने वाले। उ, पै, फै, बै, भै, मैं, यानी पै पूरा वर्ग और उ ये किस में आते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। और अगर पूछा जाए कि पै वर्ग किस वर्ण में आता है, तो ओष्ठ वर्ण में आता है, ठीक है ना। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट है नासिकीय। नासिकीय मीन जो नाक से बोले जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का, मैंने आपको फर्स्ट पेज में भी बताया, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर किस में आता है? नासिका में। इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। ये नासिकीय वर्ण है। अगर पूछा जाए कि कैसे वर्ण है, तो नासिकीय वर्ण है। किन के आधार पर? उच्चारण स्थानों के आधार पर। उच्चारण स्थानों के आधार पर नासिकीय वर्ण है। अगर 2-3 बार रिवाइज करोगे, देखोगे ध्यान से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक बार से तो नहीं आएगा किसी के भी समझ में। अब देखिए ए आई का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। कंठ तालु ए आई। और अगर इनको पूछा जाए कि ए आई कैसे वर्ण है, तो कंठ तालव्य वर्ण है। इसी तरह ओ आउ कंठ ओष्ठ है, यानी ओ और आउ का उच्चारण करने में हमें कंठ और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह देखिए वह कैसा वर्ण है? दंतोष्ठ। वह में केवल एक ही वर्ण है जो दांत और ओष्ठ से बोल जाता है। आप वह का उच्चारण करके देखिए, वह जो आपके जो दांत हैं वो होठों को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे। अब इसमें अब आगे हम अभ्यास कार्य देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण के कितने यानी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब उसी आधार पर, उसी बेस पे हम कुछ अभ्यास कार्य देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे विद्यार्थी, उज्ज्वल, भगवान, प्रेम, मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कि सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बेटा ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वाक्य 5 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं, और एग्जामिनर हमें चेक करने के लिए, यानी जैसे 4 वाक्य हैं जैसे मैंने दिए हैं आपको यहाँ, तो उसमें 5 या 6 वर्ड भी दे सकता है कि आपने पढ़ाई की है या केवल आप ऐसे ही फिल कर रहे हो। तो देखिए रिक्त स्थानों में वर्ण के व्यवस्थित समूह को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो बता दोगे। क्षत्रिय, त्रय, गय, श्रय, खालिस्तान व्यंजन है। किस प्रकार की व्यंजन है? जिन स्वरों के उच्चारण में हिर्स स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन
प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं वो बताना है आपको। सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये सही है गलत है, ये आपको राइट या रॉन्ग का टिक करना है। अनुस्वार और अनुनासिक में कोई अंतर नहीं होता, बताना है आपको, आपने पढ़ा है अभी। संयुक्त वर्ण और ऊष्म व्यंजन अलग अलग होते हैं, ये भी बताना है आपको। यरलव अंतस्थ है या नहीं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे आपको सही व गलत का निशान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। एंड लास्ट क्वेश्चन व्यंजन किसे कहते हैं बताइए।